जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप इस घटना के बारे में नहीं जानते होंगे। मुझे लगता है कि आप इस घटना के बारे में पूरे अच्छे से जानते होंगे, आपको पता होगा इस घटना के बारे में और आप जानते होंगे कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी जानते होंगे कि पुलिस वालों ने बाद में क्या किया, क्या नहीं किया, उसके कातिल कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, अभी तक ये लोग नहीं जानते हैं, ये किसी को नहीं पता है। आज की घटना में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मनीषा के साथ क्या हुआ था, उसके साथ ये सब कुछ करने वाले कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। और पुलिस वालों का कहना है कि उसने सुसाइड किया था, सुसाइड नोट भी लिखा हुआ है, उस सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ होता है ये बताते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। आप बने रहिए इस कहानी के अंत तक, इस घटना में क्या क्या होता है हम एक एक बात आपको बताएंगे। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है भिवानी, और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है डाडी लक्ष्मण जो होता है उसी गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मनीषा होता है। मनीषा की उम्र जो होती है वो 19 साल होती है। मनीषा जो होती है पढ़ने लिखने में एक अच्छी लड़की होती है। मनीषा जो होती है उसने 12th पास ही की थी। 12th पास में उसने अच्छे मार्क्स से 12th पास की थी और एक डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, यानी कि कुछ करना चाहती थी, बड़ा करना चाहती थी। मनीषा जो होती है उसने 1 महीने पहले ही एक गांव लगता है सिंघानी, उसी का प्ले स्कूल जो होता है वो ज्वाइन किया था। उसमें वो पढ़ाने जाती और सुबह में जाती और दोपहर और शाम तक वो घर आ जाया करती थी। जब सुबह में जाती थी तो दोपहर घर आ जाया करती थी, तो समय जो होता है इससे गुजरता चला जाता है। लेकिन 11 अगस्त सन 2025 को जैसे वो स्कूल जाती है, स्कूल में जाने के बाद वो अपने पिता को कॉल करती है और पिता से कहती है कि पिताजी मुझे आने में आज देरी हो जाएगी क्योंकि मैं बीएससी नर्सिंग का एडमिशन करवाने जा रही हूँ पास के ही कॉलेज में। तो पिता जो होता है वो कहता है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम चले जाना और आराम से आ जाना। यानी कि जैसे उस स्कूल की छुट्टी होती है, छुट्टी जब होती है तो वैन में जाया करती थी, यानी कि वैन में ही आया करती थी और वैन में ही जाया करती थी जिसमें बच्चे आया करते थे। तभी वो वैन वाले भैया से कहती है, ड्राइवर से कहते हैं कि भैया मैं आज खुद चले जाऊंगी, आज मुझे कुछ काम है तो आज आप चले जाना, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगी घर। तो वैन वाला जो होता है, ड्राइवर जो होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब इधर मनीषा जो होती है वो अपना एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज पहुंच जाती है, यानी कि जैसे वो अपना एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज पहुंचती है उससे पहले वो एक और कॉल करती है अपने घर वालों को और कहती है कि मौसी मेरा सूट आने वाला है ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो आप उसे ले लेना। लेकिन मौसी जो होते हैं वो कहती है कि बेटा मैं तो घर पर नहीं हूँ, तुम एक काम करो, अपने दादा का नाम बता देना, वो तुम्हारे दादा को देकर चला जाएगा। अब इधर मनीषा जो होती है वो यही करती है। मनीषा जैसे कॉलेज में अपना एडमिशन करवाने पहुंचती है, इधर उसे शाम हो जाती है तो 6:26 पर वो कॉल जो होती है अपने पिता को करती है। जब अपने पिता पर एक मिस कॉल मारते हैं तो पिता जो होते हैं फिर से उसे एक मिस कॉल करते हैं। जब कॉल करते हैं तो देखते हैं कि मनीषा का जो नंबर है वो बंद हो चुका है, मनीषा का जो फ़ोन है वो बंद हो चुका है। जब मनीषा का फ़ोन देखते हैं कि बंद हो चुका है तो कहीं ना कहीं पिता को घबराहट सी होती है, पिता को आहट से होती है कि आखिरकार उसकी बेटी का फ़ोन कैसे बंद हो गया। उसकी बेटी ने उसे अभी तो कॉल की थी, एकदम कॉल करने के बाद फ़ोन कैसे बंद हो सकता है। ना ही उसने पूरी कॉल की और ना ही उसने आ जाना चाहिए था अब तक तो, लेकिन वो अभी तक आई भी नहीं है। तभी पिता जो होते हैं उनके मन में थोड़ी सी अशांति सी पैदा होती है। जब अशांति सी पैदा होती है तब पिता जो होते हैं जो सिंघानी स्कूल होता है, प्ले स्कूल होता है, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो कॉलेज होता है जहाँ पर वो एडमिशन लेने के लिए गई थी कुछ दूरी पर, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद पता करने की कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी यहाँ पर आई थी तो कहाँ गई। जब वो कॉलेज में पहुँचते हैं तो वहाँ के जो गार्ड होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उन्होंने थोड़ी सी शराब लगा रखी थी। तो पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये व्यक्ति इन्होंने रख क्यों रखे हैं। लेकिन जैसे भी औरत औरत देखने की पूरी कोशिश करते हैं, जब उनकी बेटी उन्हें नहीं मिलती है तभी पिता जो होते हैं 112 पर कॉल करते हैं और 112 पर कॉल करने के बाद उनसे सारी बातें बताते हैं कि उनकी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो वहाँ से 112 पर जब कॉल की जाती है तो वहाँ से 3 पुलिस वाले आते हैं। 3 पुलिस वाले जब आते हैं तो वे प्ले स्कूल जाते हैं, प्ले स्कूल से कॉलेज जाते हैं और वहाँ पर वे बात करते हैं। वहाँ पर वे जानने की कोशिश करते हैं कि मनीषा यहाँ पर आई थी तो कहाँ पर गई है, कहाँ पर नहीं गई है। यानी कि पुलिस वाले जो होते हैं उनसे कुछ इस तरीके से बात कर रहे थे कि जैसे उन्हें जानते हों, जैसे कि उनका रिलेशन उनसे अच्छा हो। कंधे पर हाथ रख रख कर हंस हंस कर बात कर रहे थे। इधर पिता जो होता है खड़ा रहता है, पिता की आंखों से आंसू आ रहे थे। पिता जो होता है उसे अपनी बेटी की
आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पिता जो है उसे अलग ही कुछ चल रहा था उसके मन में। पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। पुलिस वाले जो होते हैं वे वहाँ पर औरत हुए देखते हैं, लेकिन पुलिस वाले इतनी शिद्दत से उस केस को नहीं देखते हैं। पुलिस वाले इतनी शिद्दत से मनीषा को नहीं ढूंढते हैं जितनी शिद्दत से उन्हें ढूंढना चाहिए था। पुलिस वाले इतनी शिद्दत से अपना काम नहीं करते हैं जितनी शिद्दत से उन्हें करना चाहिए था। इधर पिता को कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी हमें नहीं मिली है और शायद तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, तुम्हारी बेटी किसी के साथ चली गई होगी, देख लेना वापस आ जाएगी। यानी कि ये बात कहकर पुलिस वाले जो होते हैं वापस पहुंच जाते हैं अपने ठिकाने पर और कहकर जाते हैं कि तुम्हें लोहारू पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवानी चाहिए, वहाँ पर जाकर ही तुम्हारा कुछ हो सकता है। यानी कि इधर टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा हो चुका था, 9 के करीब टाइम हो चुका था। तो संजय के जो पिता होते हैं, यानी कि मनीषा के जो पिता होते हैं उनका नाम संजय होता है, और संजय के जो पिता होते हैं वे कहते हैं कि बेटा अब वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब हमें नहीं चलना चाहिए, वो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इधर यानी कि ये लोग जो होते हैं अपने आप से ढूंढते रहते हैं। और जैसे सुबह होती है, सुबह के यानी कि 12 अगस्त 2025 को सुबह के 9-9:15 बजे होंगे, ये पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं, लेकिन वहां के पुलिस वालों का भी यही शर्मनाक जवाब होता है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, तुम्हारी बेटी किसी के साथ चली गई होगी। पिता को समझ नहीं आ रहा था, पिता को ये बात क्यों नहीं अच्छी लग रही थी कि उनकी बेटी के बारे में ये सब कुछ कहा जा रहा है। यानी कि कोई भी पिता ये सब कुछ सहन नहीं कर सकता है कि उनकी बेटी के बारे में कहा जाए कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, तुम्हारी बेटी किसी के साथ कहीं चली गई होगी। अब वहाँ पर जब पुलिस वाले ये सारी बातें कहते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं उसकी कंप्लेंट तो लिखते हैं, लेकिन कंप्लेंट लिखवाते लिखवाते शाम हो जाती है। यानी कि सुबह का गया हुआ वो 7 या 7:15 बज जाते हैं शाम के, जब जाकर कहीं घर आता है। यानी कि वे इन इतने सारे घंटों में सिर्फ संजय की FIR लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं। वे दिलासा देते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी बेटी को ढूंढेंगे। अब ऐसे ही पिता जो होता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन बेटी जब नहीं मिलती है तभी अगला दिन आता है 13 अगस्त 2025 का। 13 अगस्त 2025 को जो सिंघने एक गांव है, गांव में ही एक नदी है, नहर है, नहर में ही एक रास्ता जा रहा है, जिस रास्ते पर एक व्यक्ति जो होता है वो गुजर रहा होता है। वो व्यक्ति जब गुजर रहा होता है तो वहाँ पर देखता है कि एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। जब शव को देखता है तो तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन करता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद वे फिर संजय को कॉल करते हैं और संजय से कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए और तुम्हें शिनाख्त करनी चाहिए कि क्या तुम्हारी वाकई में ये बेटी है फिर नहीं है। संजय को जब ये बात कही जाती है तो संजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने परिवार के साथ उस जगह पर पहुँचता है। जब उस जगह पर पहुँचता है तो वाकई में ही उस लड़की को कोई पहचान नहीं सकता था। उस लड़की का जो मुँह होता है वो ऐसा जला हुआ था, यानी कि उस लड़की का मुँह जो होता है वो ऐसा हुआ पड़ा था कि अगर माँ बाप न होते तो शायद उसे कोई और पहचान ही नहीं पाता। जब परिवार वाले उसको देखते हैं, उसके कपड़े देखते हैं, उसके हाथ पैर देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। वे रो पड़ते हैं, उन चीख उठते हैं कि हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। पुलिस वाले जो होते हैं, जो मनीषा का शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, लेकिन पुलिस वालों के लिए ये बात जो होती है बहुत लंबी हो जाती है। यानी कि हंगामा जो होता है शुरू होने लगता है और कहने लगते हैं लोग कि 2 दिन से लड़की अगर गायब थी तो 2 दिन से पुलिस वालों ने कुछ क्यों नहीं किया, उन्हें करना चाहिए था। अब जब ये सारे जो मामला होता है बहुत गर्म हो जाता है, लोग जो होते हैं हरियाणा के वे सड़कों पर उतर आते हैं। जब सड़कों पर उतर आते हैं तब कहीं जाकर प्रशासन जो होता है थोड़ा सा जागता है, और जागने के बाद वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं, यानी कि 3 दरोगे जो पुलिस वाले होते हैं 112 के, उन्हें भी निलंबित कर दिया जाता है। और थाने के अंतर्गत पुलिस वाले होते हैं, इन्हें भी लाइन हाजिरी कर दी जाती है, इन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन लोग जो होते हैं वे कहते हैं कि इन्हें लाइन हाजिरी करने या सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, इनका ट्रांसफ़र करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ये फिर से कहीं और पद मिल जाएगा इन्हें, कहीं भी ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हमारी बच्ची को साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और क्यों पुलिस वालों ने इसे नहीं ढूंढा, क्यों पुलिस वालों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ये सारी बातें जो होती हैं ऐसी चलती रहती हैं। जब ऐसी चलती रहती हैं तो 14 अगस्त 2025 भी आ जाता है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। इस लड़की का जो पोस्टमार्टम होता है वो 2 जगह होता है, एक जगह भिवानी हॉस्पिटल में होता है और एक रोहतक PGI हॉस्पिटल में होता है। यानी कि इन दोनों जगह जब इसका पोस्टमार्टम होता है तो उस रिपोर्ट जो होते हैं दोनों जगह की अलग अलग होती है। यानी कि पहली रिपोर्ट जो होती है उसमें आता है कि इस लड़की का जो ये गला होता है 90 यानी 95% तक रखा था।
यानी कि उसका जो गला होता है वो थोड़ा सा चिपका हुआ था सिर्फ। उसका जो चेहरा होता है वो ऐसा लग रहा था कि उसे फूक रखा हो। यानी कि उस लड़की का जो मुंह होता है वो सिर्फ एक कंकाल की तरह चमक रहा था और किसी तरीके से चमक ही नहीं रहा था। अगर आपने देखा भी होगा तो गौर से देखना कि उस लड़की का जो इतना ऊपर से हिस्सा होता है वो सिर्फ एक हड्डियों की तरह, यानी कि कंकाल की हड्डियों की तरह चमक रहा था। इधर जो वो रिपोर्ट आती है पहली वाली में, उसमें पता लगाया जाता है कि इसकी आँख जो होती है भी गायब होती है, उसकी जो श्वास नली होती है ये भी गायब होती है, हमारे जो शरीर का जो ये ऑर्गन होते हैं ये भी गायब होते हैं। यानी कि जब उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें आती हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं फिर उसका जब ये मामला जो होता है बहुत गर्म हो जाता है तो उसको जो पोस्टमास्टर्म रिपोर्ट होती है वो दोबारा कराई जाती है। यानी कि वे कहते हैं कि दूसरी पोस्टमास्टर्म रिपोर्ट होती है, पहली पोस्टमास्टर्म रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली पोस्टमास्टर्म रिपोर्ट जो होती है उसमें उसने एक कीटनाशक दवा खाई है जो वो 600 रुपये खरीद कर लेकर आई थी, और सिर्फ जो उसका जो मुंह होता है वो सिर्फ जानवरों ने खाया था और किसी ने नहीं खाया था, तभी उसका जो गला होता है वो इतना कटा हुआ था। यानी कि पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को कहीं ना कहीं शायद दबाने की कोशिश कर रहे थे, वे इस केस को सुसाइड बताने की कोशिश कर रहे थे। तभी 6 दिन बाद एक सुसाइड नोट भी निकल कर आता है। जब 6 दिन बाद एक सुसाइड नोट निकल कर आता है और कहा जाता है कि उस लड़की ने सुसाइड किया है, तो वाकई में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, परिजनों को समझ नहीं आ रहा था कि अगर सुसाइड नोट उन्हें पहले ही मिल चुका था, अगर बॉडी के पास से मिल चुका था, तो अभी तक पुलिस वालों ने क्यों नहीं बताया था। आम सी बात है, कोई भी हो, जाहिर सी बात है, अगर उसे उन्हें सुसाइड नोट मिला था तो उन्हें अगले दिन ही सार्वजनिक कर देना चाहिए था। अगले दिन उन्हें कह देना चाहिए था कि हाँ लड़की ने सुसाइड किया है, मनीषा ने सुसाइड किया है। लेकिन 6 दिन बाद सुसाइड निकल कर आ रहा है, 6 दिन बाद सुसाइड का पता चल रहा है, और सुसाइड में उसमें लिखा हुआ था कि मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपका नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन मैं एक डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी पढ़ लिख कर, लेकिन मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना, मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यानी कि कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। जब पुलिस वाले जो होते हैं सारी चीज़ें लोगों के सामने रखते हैं तो लोगों को गुस्सा जो होता है और भड़क जाता है और कहा जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं वे इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जो लोग होते हैं भड़कते रहते हैं, और जो मनीषा होती है उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता है। जब उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता है, उसे रखे रखे कई दिन गुजर जाते हैं, तो लोग जो होते हैं उनकी सिर्फ एक ही मांग होती है कि CBI जाँच होनी चाहिए, मनीषा के कातिलों का पता लगना चाहिए। इधर जो पुलिस वाले होते हैं, प्रशासन होता है, उन्हें दिलासा देता है। तब कहीं जाकर 21 अगस्त सन 2025 को मनीषा का जो अंतिम संस्कार किया जाता है, और अंतिम संस्कार जब किया जाता है तो इधर उसका भाई जो होता है चीख चीख कर रो रहा था बेचारा। जब वो अग्नि देता है अपनी बहन को तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहन मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। इधर पिता जो होता है उसका बुरा हाल होता है, यानी कि मनीषा के घर के हर एक सदस्य का रो रो कर बुरा हाल होता है। इधर सबसे बड़ी बात ये होती है कि मनीषा का जो फ़ोन होता है वो भी गायब होता है, यानी कि जहाँ पर उसकी बॉडी पाई जाती है वहाँ पर उसका फ़ोन भी नहीं मिलता है। इधर जो मनीषा होती है उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, शायद इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी, या फिर वाकई में उसने सुसाइड किया था। अगर वो सुसाइड करती तो शायद वाकई में जो सुसाइड करती तो उसके मुंह से झाग आने चाहिए थे, उसके मुंह से और सारी चीज़ें आनी चाहिए थी रिपोर्ट में, लेकिन वो नहीं आती हैं। इधर जो 2 चीज़ रखी जाती है, यानी कि एम्स में मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ था, और जो इधर दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि CBI जाँच हो। एम्स की जो रिपोर्ट होती है वो अभी तक नहीं आई है। इधर जो लोग होते हैं उनका जो मामला होता है अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि मनीषा को मारा गया है, मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ है, मनीषा के साथ जैसी घटना भी हुई है। यानी कि जब पहले शुरुआती में कहा जा रहा था तो ये कहा जा रहा था कि मनीषा का जो सलवार का नाड़ा होता है वो खुला पड़ा हुआ था, यानी कि उसके साथ ऐसा लग रहा था कि क्या हो। अब पुलिस वाले इस केस को क्यों दबाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वालों ने क्यों जांच पड़ताल नहीं की, अभी ये बात समझ नहीं आ रही है। और अगर मनीषा ने जहर खाया भी था, यानी कि जो पॉइजन खाया भी था, तो वो 2 दिन से क्यों नहीं मिली थी, 2 दिन पहले उस रास्ते पर क्यों नहीं पड़ी थी। क्योंकि रास्ता जो होता है आने जाने वाले व्यक्तियों का होता है, वहाँ पर आने जाने लोगों की जो भगदड़ होती है वो होती रहती है, तो आज से 2 दिन पहले वो क्यों नहीं मिली थी। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारे सवालों को पुलिस वाले जो होते हैं दबाने की कोशिश करते हैं। अब इधर CBI जांच होगी तो उसमें पता चलेगा कि वाकई में मनीषा के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और जिसकी सुसाइड वाली बात होती है वो कितनी सच्चाई होती है कितनी सच्चाई नहीं होती है। आपको क्या लगता है, मनीषा ने वाकई में सुसाइड किया होगा? क्या आपको लगता है कि वाकई में उसने अपने साथ ही सब कुछ किया होगा?
आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मनीषा के साथ क्या हुआ होगा और उसके कातिल कौन होंगे, कौन नहीं होंगे, और उसके कातिल जब पकड़े जाएंगे तो उनका मुखौटा कैसा होगा, उनका चेहरा कैसा होगा। दोस्तों, वाकई में मनीषा को जस्टिस ज़रूर मिलना चाहिए, मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, उस लड़की को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। वो एक गरीब परिवार से आती है तो क्या हुआ, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, आपको उसके लिए जस्टिस मांगना चाहिए, आपको सड़कों पर ज़रूर उतरना चाहिए। और आप हो सके तो इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, आप इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, आप इस केस के बारे में सबको जानकारी दें, आप बताएं कि कैसे क्या क्या हुआ था मनीषा के साथ। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।